जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है वो कौन सा है, जिसमें आपकी सेंट्रल मेटल एटम इंक्लूडेड है प्लस आपका लिगेंड इंक्लूडेड है, उसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो पोर्शन है, यानी वो पोर्शन जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसे आप आयनाइजेशन स्फीयर का नेम देते हो, ठीक है। फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है कि कितने लिगेंड्स आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड हैं, जितने भी लिगेंड्स बॉन्डेड हैं वो उनका जितना भी नंबर है आपके पास वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। या फिर आप उसे इस तरह भी याद कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इक्वल होता है कि आपकी लिगेंड आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने जो है वो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रही है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ तक हमने प्रीवियस जो अपनी क्लास थी उसमें कवर कर लिया था। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है कि आपकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड की, कि लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम की सराउंडिंग में स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं, किस मैनर में अरेंज होते हैं, उसी अरेंजमेंट की बेसिस पे वो डिफरेंट शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डेवलप कर लेते हैं। यानी आपकी जो शेप है कॉम्प्लेक्सेस की वो डिपेंडेंट है आपकी लिगेंड की स्पेशल अरेंजमेंट पे, ठीक है। अगर आपके लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम की सराउंडिंग में कुछ इस तरह से अरेंज हो कि वो एक तो टोटल 6 इन नंबर हो और दूसरा उनकी अरेंजमेंट कुछ इस पैटर्न में हो, तो इस अरेंजमेंट को ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके लिगेंड 4 इन नंबर हो और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरह बॉन्डेड हो तो आपकी जो लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल शेप रखेगी। और इसी तरीके से अगर आपके लिगेंड 4 इन नंबर हैं बट जो अरेंजमेंट है स्पेशल अरेंजमेंट लिगेंड की वो कुछ इस मैनर में है, तो फिर आपकी जो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर लिगेंड का नंबर 5 है तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इस केस में होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। अगर आपके लिगेंड का नंबर 5 है तो एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है कि आपका जो लिगेंड है उसकी ज्योमेट्री हो स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आपके पास होगी कि आपकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड की वो डिसाइड करेगी आपकी ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। तो जहाँ पे भी होमो का वर्ड यूज होता है या हिट्रो का वर्ड यूज होता है तो होमो मीन सेम आप या फिर उसे आइडेंटिकल के मीनिंग में लेते हो आप, और हिट्रो को आप डिफरेंट के मीनिंग में लेते हो, ठीक है। सो होमो और हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? अगर आप होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को देखो तो ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम जो है वो वन काइंड या वन टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच हो। यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट आपकी सेंट्रल मेटल एटम है जो कि आयनिक स्टेट में है यहाँ पे, यानी सेंट्रल मेटल आयन, वो बॉन्डेड है 6 अमोनिया लिगेंड के साथ। और ये सारे के सारे लिगेंड जो 6 लिगेंड हैं वो सारे एक ही तरह के हैं, यानी वो अमोनिया है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही काइंड के या एक ही टाइप के लिगेंड अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उन कॉम्प्लेक्सेस को होमोलैप्टिक कह देते हैं। अब अगर हिट्रोलैप्टिक की बात करें तो इट मींस कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड होंगे। वो डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड जो है वो एक से ज्यादा यानी 2 तरह के हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आपकी सेंट्रल मेटल एटम जो है वो मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप या मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड से अटैच है, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आप हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहोगे। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था एक इनविजिबल इंक वाला केस के, जो आपके पास एक सोल्यूशन था कोबाल्ट फ्लोराइड का, तो वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन था वो पिंक कलर का होता था या कलरलेस होता था। लेकिन जैसे ही उस सोल्यूशन से जो भी आप राइट डाउन करते थे पेपर पे और उस पेपर को जब आप वार्म करते थे तो वो राइटिंग आपकी विजिबल हो जाती थी और आपके पास डार्क कलर आ जाता था। बट जैसे ही आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए एनवायरनमेंट में फिर छोड़ देते थे तो क्या होता था कि वो दोबारा इनविजिबल हो जाता था। तो एक तो ये हमारे पास कंपाउंड है या एक ये हमारे पास बेसिस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इसी तरह के कुछ और कंपाउंड जो हैं वो आपको डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेंगे।
यानी उनका कोई बेसिक रोल है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ओरिजिन में। वो कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है, किलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको एंशिएंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। देन आपके पास एलिजरीन डाई है, जो डाइज यूज की जाती थी, कलर डाई, क्योंकि हमने भी बात की थी प्रीवियस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है कि वो कलर एग्जिबिट करते हैं, इसी वजह से इनको डाइंग पर्पस के लिए या कलर करने के लिए यूज किया जाता था और ये प्रोमिनेंट कलर रखते थे। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है एक और जो कंपाउंड है जो कि एनॉमलस बिहेवियर शो करता था, वो आपके पास ये है कि जो ब्लू कलर ऑफ टेट्रा अमाइन कॉपर कॉम्प्लेक्स का था, जो कि कब बनता है, जब आप लाइम वाटर जो है जिसमें आपके पास लाइन अमोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसको अब्रास के आपके पास जो है अलॉय उसके करीब लेके आते थे, तो क्या होता था कि आपके पास एक ब्लू कलर अपेयर हो जाता था। वो ब्लू कलर जो है वो क्यों आता था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती थी आपके पास टेट्रामाइन कॉपर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी वजह से आपको ब्लू कलर शो होता था। इसी तरीके से आपके पास जो पर्शियन ब्लू है सब्सटेंस, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल है, जिसका जो फॉर्मूला आपके पास ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसको क्या यूज किया जाता था, एज अ पिगमेंट यूज किया जाता था। जैसे मैंने अभी बात की, क्योंकि कलर होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो इनको एज डाई यूज किया जा सकता है, एज पिगमेंट्स यूज किया जाता है। ठीक है, और ये 18th सेंचुरी की जो बिगनिंग है आपके पास, वहां पे इनको एज पिगमेंट, इनकी एप्लीकेशन तो थी, बट इनकी आप कह लो कि बेसिक या इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये इनके पीछे केमिस्ट्री क्या है या क्या रीजन है, इनकी कलर जो डेवलपमेंट है, कलर प्रोडक्शन का क्या रीजन है। ठीक है, एक और जो आपके पास कंपाउंड है जो कि 1760 में यूज किया जाता था, वो आपके पास था पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट, जो कि ये आपके पास कंपाउंड है जिसको प्लाटिनम जो आपके पास है एलिमेंट, उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए या उसकी रिफाइनिंग के लिए उसको यूज किया जाता था इस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो थी, लेकिन डेवलपमेंट जो है या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाद में आई। ठीक है, जब ये देखा जाने लगा कि वाकई में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनकी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि इनकी बेसिक समझी जाए कि क्यों डिफरेंट कलर शो करते हैं। एक ही मेटल डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती है डिफरेंट लिगेंड्स के साथ, तो उसका क्यों डिफरेंट बिहेवियर होता है, क्यों डिफरेंट कलर होता है, इसकी रीज़न क्या है कि मेटल सेम है बट लिगेंड के चेंज करने से आपके पास बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसा क्या रीज़न है, इसकी बेसिक क्या है। ठीक है, तो ये इसके बाद कुछ थियरीज आई जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को की अंडरस्टैंडिंग के लिए वन बाय वन आप देखोगे कि थियरीज जो हैं वो साइंटिस्ट ने प्रपोज की, और देन फिर कुछ ऐसी लिमिटेशन उन थियरीज में आ गई जिसकी वजह से हर थियरी को दूसरी आने वाली न्यू लेटेस्ट या एडवांस थियरी जो थी उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें जो पहली थियरी हमारे पास है वो है ब्लूमस्टैंड जॉर्गेनसन थ्योरी, और ये 19th सेंचुरी में हमारे पास आई, जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का जो नंबर था वो काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास ब्लूमस्टैंड जॉर्गेनसन थ्योरी थी, ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। एक था आपके पास ब्लूमस्टैंड, ठीक है, जो कि स्वीडिश केमिस्ट था, और एक डेनिश केमिस्ट था जॉर्गेनसन। ठीक है, इन दोनों ने ये थ्योरी जो थी वो प्रेजेंट की थी, और साथ ही इस थ्योरी की जो रिजेक्शन है, या आप कह लो कि इस थ्योरी को जो रिजेक्ट किया था वो वर्नर ने किया था, जिसने अपनी थ्योरी फिर कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्रपोज की थी 1893 में, जो कि जॉर्गेनसन की जो थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थी उसको वहाँ पे वर्नर थ्योरी ने आंसर दिया था कि जो लिमिटेशन है जॉर्गेनसन थ्योरी में उनको कैसे हम आंसर कर सकते हैं या उनका रीजन क्या है। तो देखते हैं कि ब्लूमस्टैंड थ्योरी थी क्या। क्लास इसमें अगर आप देखो तो पहली बात कि आपके पास ब्लूमस्टैंड ने ये कहा कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, पहली बात इसने कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया, कोबाल्ट मेटल से बने हुए कॉम्प्लेक्सेस को। दूसरी बात उसने ये कहा कि जो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं
मेटल एटम से बने हुए, उसमें कोबाल्ट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, ठीक है। इट मींस कि जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसको 3 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, ठीक है, लिगेंड्स के साथ। यानी अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है तो इट मींस कि इसने इसकी जो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू होनी चाहिए, 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें साथ ही मैंने लिखा है कि मॉडर्न केमिस्ट्री ने हमें ये बताया है, हमें पता है कि कोबाल्ट जो है वो बेसिकली 6 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। बट इस पॉइंट को लेते हुए जो प्रीवियस नॉलेज था, ये जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी, उसको लेते हुए जो जॉर्गेंसन था कि कोबाल्ट 3 बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको लेते हुए उसने कोबाल्ट के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर प्रपोज किए, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ जो फॉर्मूला क्लास लिखा हुआ है इस मैनर में, ये आपकी ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इस मैनर में फॉर्मूला अगर आप देखो लिखा हुआ, तो ये आपकी वर्नर रिप्रेजेंटेशन भी से कहा जाता है, ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जिसमें आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम और कुछ लिगेंड्स आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हैं और कुछ लिगेंड्स आपके जो हैं वो आयनाइजेशन स्फीयर में है। बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, आप सारे के सारे सेम ही एक ही ब्रैकेट में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है और ये आपकी मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो जॉर्गेंसन के पॉइंट पे कि कोबाल्ट जो है वो लिगेंड के साथ बॉन्डेड होना चाहिए 3 बॉन्ड्स के थ्रू। पहला कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जो हमारे पास है कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड विद 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 अमोनिया लिगेंड आप कह लो। तो यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे आपके पास जो कोबाल्ट है, पहले तो उसने 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम 3 बॉन्ड्स पहले ही बना देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्गेंसन पोस्टुलेट। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ अमोनिया कितने हैं 6 और नंबर ऑफ क्लोराइड या क्लोरो कितने हैं लिगेंड्स यहाँ पे 3, तो टोटल हमारे पास ये हो गए 6 अमोनिया एंड 3 क्लोरो। अब उसकी अरेंजमेंट या उसकी जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया ये जॉर्गेंसन ने किया, और जॉर्गेंसन ने ये कहा कि 4 अमोनिया जो है वो इस मैनर में अटैच है, यानी 4 अमोनिया जो है वो आपकी या ये मान लो कि आपकी जो अमोनिया है वो लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और ये आपका जो है वो क्लोरो है, वन क्लोरो लिगेंड। सिमिलरली ये आपकी जो है 5th अमोनिया है लिगेंड, और ये आपका 2nd क्लोरो लिगेंड अटैच है, और ये आपकी 6 हो गई और ये आपका 3rd क्लोरो हो गया। तो ये उसने अरेंजमेंट दी। अब ये क्यों उसने अरेंजमेंट दी, उसने साथ ही इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रूव भी किया, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर जो है बाय एक अरेंजमेंट उसने दे दी है तो जाहिर सी बात है उसको वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी कि मैंने इसी मैनर में क्यों अरेंज किया है अपने लिगेंड्स को, या मैंने क्लोरो की डायरेक्ट बॉन्डिंग क्यों नहीं की सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो उसने कहा कि जैसे ही उसने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया ब्लूमस्टैंड ने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो उसने कहा कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच हैं, ठीक है, डायरेक्टली अटैच हो, अगर आपके यहाँ पे क्लोरो लिगेंड जैसे कि यहाँ पे नहीं है कि क्लोरो लिगेंड की डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है आपकी सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ, बल्कि आपके अमोनिया की अटैचमेंट है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो उसने कहा कि जैसे आपकी लिगेंड की अटैचमेंट अगर डायरेक्ट ना हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उस केस में हम ये कंसिडर करते हैं कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के इन बिटवीन जो बॉन्डिंग है, उस लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के इन बिटवीन जो बॉन्डिंग है वो वीक है, और इसी वजह से वीक बॉन्ड या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो क्लोरो आपको 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्लोरो जो है वो आयनाइजेबल हैं, कि अगर मैं इनको आयनाइज करवाने की कोशिश करूं तो ये तीनों के तीनों क्लोरो जो है वो आयनाइज हो जाने चाहिए। क्यों, उसकी रीजन उसने ये दी क्योंकि ये क्लोरो जो है लिगेंड ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसी वजह से इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो वीक है, इनका जो बॉन्ड है वो वीक है, और ये इजीली आयनाइजेबल है। यहाँ तक समझ आया? जी मैम। यहाँ पे अब आ जाते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर तो उसने प्रपोज कर दिया, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे आते हैं कि उसने कहा कि अगर मैं इसमें 3 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालूं, इस कंपाउंड के को ट्रीट करूं 3 इक्विवेलेंट सिल्वर नाइट्रेट के साथ,
तो क्या होगा कि मेरे पास जो है वो 3 इक्विवेलेंट सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपके पास 3 क्लोरो अवेलेबल है, तो जितना मैं सिल्वर नाइट्रेट लूंगी उतना ही सिल्वर क्लोराइड मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 3 इक्विवेलेंट सिल्वर नाइट्रेट लूंगी तो मुझे 3 इक्विवेलेंट सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। रीजन क्या है कि सारे के सारे जो क्लोरो हैं वो अनाइजेबल है। तो एक तो उसने ये कहा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसने कहाँ से फाइंड आउट किया, आपके पास कंडक्टोमेट्री से, कि इस कम्प्लेक्स को लेके उसने फाइंड आउट किया कि ये कम्प्लेक्स इधर जो है वो करंट कैरी करता है या नहीं करता। हमें पता है कि करंट कैरी करने के लिए हमारे पास जो है वो चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं। इस केस में हम आयंस की बात कर रहे हैं, तो वो आयंस तभी प्रोड्यूस होंगे अगर कोई स्पीशीज आयनाइजेबल हो। मींस अगर ये क्लोरो आयनाइज होंगे तभी आपका करंट कैरी होगा, तभी आपका कंडक्टोमेट्री में सिग्नल आएगा या ये सैंपल जो है वो कंडक्शन शो करेगा। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जब उसने कंडक्टोमेट्री रन की तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिले, और वाकई इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी की या कंडक्टिविटी फिनोमेना को शो किया। ठीक है, तो ये तो दो रीजन हो गए उसके इस स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन के लिए या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गए ब्लूमस्टैंड के स्ट्रक्चर के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास। यहाँ पे क्लास जो एक्सप्लेनेशन साथ साथ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं लिख रही, बोल रही कि जो आपकी लो मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो उसकी वजह से आयनाइजेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, और वो लो मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी, जब आपका लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होगा आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उस केस में जो वो बॉन्ड है वो आयनाइजेबल होगा, यानी आपके क्लोरो आयनाइज हो जाएंगे। अगर वो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, दरमियान में कोई और लिगेंड आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, जो कि आपके पास था विद 5 अमोनिया। अब इसमें और अबव केस में, अबव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस आपको सिर्फ एक नजर आ रहा है कि वहां 6 अमोनिया थे, यहाँ 5 हैं। ठीक है, तो अब उसने जो इस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर प्रपोज किया उसमें एक छोटा सा उसने डिफरेंस किया है। वो ये किया है कि यहाँ पे जो अमोनिया था उस अमोनिया को उसने खत्म कर दिया है, यानी वो अमोनिया नहीं है, आपको बार डायरेक्टली बॉन्डेड है आपके क्लोरो लिगेंड के साथ। ठीक है, और बाकी जो 5 आपके पास अमोनिया है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि ये जो क्लोरो डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इजीली आयनाइज नहीं होने देती, तो अब ये नॉन आयनाइजेबल है। इट मीन्स कि जो आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है विद 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, वो आपके दो तरह के क्लोरोलिगेंड जो है उसमें 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोलिगेंड प्रेजेंट होते हैं। एक कौन से हैं, एक आयनाइजेबल वन है जो कि ये और ये है, और एक जो है वो नॉन आयनाइजेबल वन है जो कि ये है। ठीक है, अब इसके लिए भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फाइंड आउट करना था, क्योंकि जस्ट स्ट्रक्चर राइट डाउन करके हम नहीं कह सकते कि हमने स्ट्रक्चर बता दिया है। तो इसने क्या किया, वही स्ट्रेटेजी यूज की जो उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन के लिए यूज की थी, बट यहाँ उसने 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज किया, क्योंकि उसने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट किया है कि यहाँ पे 2 क्लोरो जो है वो आयनाइजेबल है और 1 क्लोरो नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, तो जब उसने 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज किया तो 2 इक्विवेलेंट यानी यूनि इक्विवेलेंट आप कह लो जो है वो आपके पास सोल्यूशन मिल गया आपको सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन जो कि 2 इक्विवेलेंट सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो ये आपको बता रही है कि जितना उसने अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट यूज किया था उतने ही उस सिल्वर नाइट्रेट को उतने ही क्लोरो जो है वो आयंस मिले हैं, क्लोराइड आयंस मिले हैं, तभी उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो ये उसने यहाँ से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस कंपाउंड के लिए भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे भी कंडक्टोमेट्री रन की और इस कंपाउंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी